हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस विज्ञान का 3 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसके क्वेश्चन इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप आसानी से कवर कर पाएंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कोई भी आपको डाउट्स होती है, कोर्सेज चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। लिंक आपको दे रखा है कम्युनिटी टैब पर जाकर, वहाँ पर लिंक को टैप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स है जहाँ से आपको पूरा समझना है। समझने के बाद आपको आसानी से इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से लिख पाएंगे। यहाँ पर है, चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों का विकास। यहाँ से क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के एग्ज़ाम पेपर पर आएगा। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? 3 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरी करती है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चंस है, और है आपके डिफरेंसेस क्वेश्चन को पूछा जाता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है 3 मार्क्स की कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन पर। हैबिटेट एंड इट्स इफेक्ट, आवास और उसके प्रभाव से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। किस प्रकार से आएगा? तो आवास क्या होता है और उस आवास का उसके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवास, भोजन, जलवायु में परिवर्तन, जीवों को समय के साथ परिवर्तित करने के लिए विवश करता है। तो ये आवास के बारे में, इनके बारे में आप बुक से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, इसका मतलब क्या है, ताकि आपके एग्ज़ाम पेपर पर आते हैं तो इसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद है अवलोकन से क्वेश्चन आ सकता है, बिगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, जहाज की यात्रा, उस जहाज का नाम क्या था? HMS बिगल था। और इन्होंने किसका अवलोकन किया? विविध जीवों का अवलोकन किया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं। उसके बाद बात करें डार्विन का ऑब्जर्वेशन, डार्विन के अवलोकन। यहाँ पर गलापागोस द्वीप समूह, गलापागोस इजलैंड। तो डार्विन ऑब्जर्व फिंचेस, फिंचेस मीन्स स्मॉल बर्ड्स, देयर बिग्स वेरिड अकॉर्डिंग टू देयर डाइट, सीड्स, इंसेक्ट एंड कैक्टस। फिर आपका सेकेंड जो पॉइंट निकल कर आता है इसमें, उनके अवलोकन पर वेरिएशन, विविधता। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज सो डिफरेंट, एग्जाम्पल कलर, बिग्स एंड द शेप्स। गलापागोस के फिंच, डार्विन ने देखा कि फिंच यानी कि पक्षियों की चोंच उनकी भोजन, बीज, कीड़े, कैक्टस के अनुसार अलग अलग थी। यह अनुकूलन का उदाहरण था। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन किसे कहते हैं। उसके बाद है, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका। विकास का सिद्धांत और चयन, यहाँ पर प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन पर अंतर लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर पर पूछे जाते। प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, या तो इसको डिफाइन करने के लिए या तो डिफरेंसेस टेबल पर यहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है। नेचुरल select organisms that are best adapted to their environment to survive and reproduce. This is called a natural selection. and the artificial selection में यहाँ पर क्या करते हैं, मनुष्यों के द्वारा यहाँ पर चयन किया जाता है। यह प्रक्रिया तेजी से होती है और इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है।
उसके बाद है आपका प्रजातीकरण किसे कहते हैं, प्रजातीकरण क्या है। तो सबसे पहले प्रजातीकरण से पहले प्रजातियां क्या होती है इसके बारे पर आपको समझ में आना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रेड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, जो एडॉप्टेशन होता है, आइसोलेशन एंड द न्यू स्पीसीज होते हैं। यहाँ पर प्रजातीकरण की बात करेंगे तो एक ही प्रजाति के जीव अलग अलग आवासों में अनुकूलन के कारण इतने बदल जाते हैं कि वे आपस में प्रजनन नहीं कर पाते, तो नई प्रजाति बनती है। तो इसी को ही कहा जाता है प्रजातीकरण कहते हैं। और यहाँ से आपका जीवों का विकास सिद्धांत का जो टॉपिक रहने वाला है, जीवों में विविधता पाई जाती है, जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, जीवों की जो पीढ़ी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, वंशागत होती है। तो इन्हीं टॉपिक के अंदर से ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। उसमें कैटेगरी आपको सोचना है कि इसमें अंतर आएगा कि परिभाषा आएगा कि समझाने के लिए पूछा जाएगा। तो ये सारी क्वेश्चंस आपको यहीं से निकल कर आएगा। उसके बाद है यहाँ पर एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। केमिस्ट्री में ज़्यादातर टेस्टिंग किया जाता है कि इसके बारे में पता है कि नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आइडेंटिफिकेशन एंड द प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले इंडिकेटर होते हैं आपके, जो लिटमस पेपर के बारे में पता होना चाहिए। जो ब्लू एसिड टर्न्स ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, यानी कि नीला लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर पर बदलता है, जबकि बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टर्न्स टू द ब्लू। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है, घ्राण सूचक किसे कहते हैं। तो गंध के माध्यम से अम्ल और क्षार की पहचान किया जाता है, उसे घ्राण सूचक कहते हैं। इसमें आपका ऑनियन और वेनिला आता है। यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल जाता है। ऑब्जेक्टिव आपको कैसे पूछा जाएगा, ये लिटमस पेपर के आधार पर पूछा जा सकता है आपका, कि नीला लिटमस पेपर को अम्ल क्या करता है, लाल लिटमस पेपर पर बदल देता है। ये इनके गुणधर्म पर आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जिस टाइप का आप क्वेश्चन बनाना चाहे वो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। केमिकल प्रॉपर्टी आप जरूर याद करके जाएं। एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनती है, और हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर से क्या करती है, रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर्स का। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपका कैसे एग्जाम पर आएगा, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर से ये आयनीकरण से इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्निहस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषाएं लिखिए। तो एसिड क्या होता है, जो रिलीज करता है H+ आयन को इन द वाटर इज कॉल्ड एसिड ऑन द आर्निहस प्रिंसिपल। फिर बेसिस की बात करें, रिलीज OH- हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर इज कॉल्ड अ बेसिस। ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर एसिड, ग्लूकोज डज नॉट रिलीज H+। सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल नहीं होते हैं। ये भी आपके कॉन्सेप्ट पर निकल कर आता है। तो यहाँ से भी आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस तरीके से आएगा, आर्निहस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा दीजिए। उसके बाद है पीएच स्केल से क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा जाता है, इसको कंपेयर आउट करने के लिए पूछा जाता है, तुलना करने के लिए पूछा जाता है। आपको कोई सा भी मटेरियल दे दिया जाएगा या तो जिसका पीएच मान का टेबल है, उनके आधार पर आपको उनको एनालाइज करने के लिए दिया जाएगा। मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड अ पीएच स्केल। पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो 0 to 14 के बिटवीन पर होता है, यानी कि इनके बीच पर होता है। एसिडिक कब कहेंगे, जब वो 7 से कम है तो पीएच मान, उसको अम्ल कहेंगे, 7 से अधिक है तो उसे
क्षार कहेंगे, 7 के बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान खालिस्तान होता है या अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान होता है। तो ऑब्जेक्टिव पर लिखा रहेगा 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो आप आसानी से आंसर बता पाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट याद है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। या तो आपको तुलना करने के लिए दिया जाएगा, जैसे कि नींबू के रस का पीएच मान 2.2 है, आपका जो सिरका का पीएच मान कुछ दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच मान दिया गया। अब उसमें से आपको पूछा जाएगा कि अम्लीय दुर्बल अम्ल कौन सा है, प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है, प्रबल क्षार कौन सा है। तो आप आसानी से उसको क्लासीफाई कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में पूछा जाएगा पीएच के महत्व के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर से बहुत सारे आपके पीएच के इम्पोर्टेंस पर क्वेश्चन है बुक पर, वो क्वेश्चन आप कर ले कवर अप। स्टमक एसिड डाइजेशन के लिए आपका पीएच इंपॉर्टेंस होता है। टूथ डीके यानी कि दांतों में सड़न होता है, वो 5.5 से कम होता है। पाचन, दांतों का क्षय, मिट्टी की उर्वरता, तो यहीं से टिकेश्वरी वाला क्वेश्चन बना, दांतों का क्षय का जो क्वेश्चन सब बना, तो यहीं से आपके क्वेश्चन निकल कर आते हैं। उसके बाद बात करें आपकी सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट क्या होते हैं, आर ऑल सॉल्ट न्यूट्रल, तो नो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होते हैं तो वो एसिडिक सॉल्ट बनता है, अम्लीय सॉल्ट बनता है आपका। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब कंबाइन होते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनता है, क्षारीय लवण बनता है। तो लवण के बारे में भी पूछा जाता है कि लवण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित एक्सप्लेन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर बात करेंगे अम्ल वर्षा क्या होती है। ये आपके रेयर ऑफ द क्वेश्चन पर आ सकता है, लेकिन चांसेस ऑफ द क्वेश्चन को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी आपको कर लेना है। अम्ल वर्षा क्या है, ऐसे तो आप लोग लिख सकते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। तो व्हेन रेन पीएच ड्रॉप, जब पीएच की वैल्यू 5.6 ड्यू टू पोल्यूटेंट्स लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉज टू द एसिड रेन, अम्ल वर्षा का कारण बनता है। तो इस तरीके से अम्ल वर्षा को आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में आपको अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान करने के लिए भी आ सकता है। अम्लीय मूलक का मतलब होता है जिस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको जैसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए NH4Cl, तो इनमें से अम्लीय मूलक कौन सा है और क्षारीय मूलक कौन सा है। तो इसको पहले चार्ज में तोड़ लेंगे। इसका चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर होगा नेगेटिव चार्ज। ये होगा आपका क्षारीय मूलक होगा, यानी कि बेसिक कैरेक्टर्स का होगा, और ये आपका होगा अम्लीय मूलक होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर से 3 मार्क्स वाले क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद करना है, डिफरेंस तापमान किसे कहते हैं, उष्मा क्या होता है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि गर्मी या ठंडक का जो माप होता है वो टेम्परेचर कहलाता है। हीट की बात करें तो उष्मा क्या होता है, उष्मा एक ऊर्जा होता है, ऊर्जा का रूप होता है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह होता है। इस तरीके से इसके बारे पर आपको पता चल गया। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कन्वर्जन ऑफ द क्वेश्चन को फोकस किया जाता है। थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, यह ऑब्जेक्टिव पर पूछा जा सकता है। थर्मामीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो मेजर टेम्परेचर के लिए किया जाता है। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इसकी स्केलिंग की बात करें तो अलग अलग स्केल्स होती है। सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, और इसकी एसआई यूनिट ऑफ हीट की बात करें तो ये जूल होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें आपको सूत्र को भी याद करना है ताकि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला चार्ट भी अपने पास रखना है। उसके बाद बात करेंगे इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको डिफाइन करने के लिए या तीनों में डिफरेंसेस लगाने के लिए क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। हीट ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि चालन क्या होता है, तो चालन ठोसों में होता है, कणों के कंपन द्वारा होता है। एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी चालन कहलाती है। तो इसी के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद संवहन की बात करें तो यहाँ पर द्रव गैस में ये संभव होता है, पदार्थों की कणों की गति के कारण होता है। इसमें जो होता है कण आपस में मोमेंट करते हैं। फिर बात करते हैं आपके रेडिएशन की, विकिरण की क्या होती है, जहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ पर डायरेक्ट माध्यम से ही क्या होता है आपका विकिरण प्राप्त होती है, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा विकिरण का। तीनों में आप अंतर अच्छे से कर ले एग्जाम की तैयारी के लिए। उसके बाद है ऊष्मा के प्रभाव। यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपको पूछा जाता है। ऊष्माधारिता किसे कहते हैं? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द हीट कैपेसिटी? ऐसे आप क्वेश्चन बनाते जाइए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आपको लगाना है। थर्मल एक्सपेंशन से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ऊष्मीय प्रसार से, ऊष्मीय प्रसार में आपका क्या क्वेश्चन बनता है? रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, ये तीनों को आप कवर अप कर ले ताकि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बन जाए। फिर गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट क्या होता है? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? हीट एब्जॉर्बेड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, इसी को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा में आपको दो टॉपिक को पढ़ना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा जो सॉलिड टू लिक्विड पर होती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लिक्विड टू गैस पर होती है। इनको आपको याद कर लेना है। तो इन्हीं से ही टॉपिक आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको आता है तो जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। रीजनिंग कैटेगरी का भी क्वेश्चन यहाँ पर लिया जा सकता है। तो रीजनिंग में आपको वो फोकस करना है। गुब्बारे को आग के पास लाने से फुट क्यों जाता है? सिकाई के लिए गर्म बोतलों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन को आपको फोकस आउट करना है। रीजनिंग कर लिए, कॉन्सेप्ट कर लिए, तो आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे केमिस्ट्री और नॉन मेटल की बात करेंगे तो अधातुओं का रसायन है, जिसमें आपको सामान्य तो पता ही होना चाहिए। फिजिकल की बात करेंगे तो ब्रिटल्स होते हैं, यानी कि चूर चूर हो जाता है। अधातु होता है जो चूर चूर हो जाता है पिटने पर। नॉन कंडक्टर होता है, यानी कि गुड कंडक्टर्स नहीं होता हीट का, तो एक्सेप्ट होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हीट कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आपकी बात करेंगे तो अधातु। पोजीशन की बात करेंगे तो राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पर होता है। ये जनरल प्रॉपर्टी है, ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद कुछ आपके जो नॉन मेटल्स है इनको बनाने के लिए क्वेश्चन एग्जाम पेपर पर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे? तो हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर के लिए बन जाएगा, जहाँ पर आपको समझाना पड़ेगा, इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाएंगे, साथ में आपका केमिकल इक्वेशन देखेंगे और इसके एप्लीकेशंस को आपको बताना है, उपयोगिता क्या है। तो लैब मेथड, यहाँ पर जिंक ग्रेनुअल यानी कि जिंक दानेदार जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं Zn+H2SO4। तो Zn विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिएक्शंस होकर ये बन जाएगा आपका। Zn मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन की आपकी प्रॉपर्टीज़ भी पता होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज़ होता है? कलरलेस होता है यानी कि रंगहीन होता है, ऑर्डरलेस होता है, गंधहीन होता है, कंबस्टाइल होता है यानी कि ये जलता है, और पॉप की साउंड उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर उपयोग की बात करें तो हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है फ्यूल में, मेकिंग अमोनिया बनाने के लिए, और वेजिटेबल वनस्पति घी के लिए भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद आपके नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में आपको क्या याद करना है? हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड द सोडियम नाइट्रेट, इससे आपका लैब मेथड तैयार होता है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट,
यानी कि NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम नाइट्राइट होता है NaNO2। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा NaCl बन गया एक आयनिक कंपाउंड, 2 बार आपके H2O मॉलिक्यूल्स, साथ में आपका नाइट्रोजन गैस बनती है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, इनका जो गुणधर्म होता है, ये अक्रिय गैस होता है, नाइदर बर्न नॉर सपोर्ट बर्निंग, यानी कि ये जलता नहीं है, ना तो जलने में ये सहायक होता है। यूजेस की बात करें तो पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन गैस फ्रीज करने का काम आता है किसी भी चीज़ों को, ज़्यादा लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है। तो पैकेजिंग चिप्स पैकेट पर यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र यूरिया बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है? तो ऑक्सीजन कैसे बनता है? हीटिंग पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करते हैं? हीट अप करते हैं। तो यहाँ से पोटेशियम मैग्नेट बनता है K2MnO4 मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सपोर्ट कंबस्टन यानी कि जलने में सहायक होता है, एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए ये जरूरी होता है। यूज़ की बात करें, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन और रॉकेट फ्यूल्स में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन एग्जाम पर बनते हैं। साथ में आपको जो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मेटल और नॉन मेटल पर डिफरेंसेस ऑफ द क्वेश्चन को लिया जा सकता है एग्जाम पेपर में, दोनों को तुलना करने के लिए दिया जा सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। तो ये क्वेश्चन आपको कवर अप कर लेना है, यहाँ से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इन्हीं टॉपिक के अंदर ही आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बात करेंगे आपके लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, ये फिजिक्स का चैप्टर है, तो फिजिक्स में डेरिवेशन वाले क्वेश्चन 3 नंबर पर, रीजनिंग वाले क्वेश्चन 3 नंबर पर, या तो कंपेयर ऑफ द क्वेश्चन 3 नंबर पर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोली दर्पण, तो दर्पण कितने प्रकार से होते हैं वो सबसे पहले आपके दिमाग में बैठना चाहिए, तब जाके आपको अदर चीज़ों को फोकस करना है। सबसे पहले बात करेंगे कॉनकेव मिरर होता है, यानी कि जब गोली दर्पण को क्या करते हैं 2 हिस्सों पर बांट दिया जाता है, तो वहाँ पर 2 प्रकार के दर्पण बनते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होता है। जो कॉनकेव मिरर होता है, इन दोनों में आपको अंतर लिखने के लिए पूछा जा सकता है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पर आपको डिफरेंसेस लिखने के लिए, जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, यानी कि प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को ये फॉर्म्ड करता है, रियल होता है, उल्टा होता है। यूज्ड इन टॉर्चेस सेविंग मिरर में इसका यूज़ किया जाता है आपका अवतल दर्पण का, जबकि उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग ऑलवेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट एंड डिमिनिशिंग इमेजेस होता है, यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो यहाँ से आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलता है कि गाड़ियों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो आपको यही आंसर एग्जाम पेपर पर लिखना होगा। फिर बात करेंगे आपके मिरर फार्मूला। यहाँ से आपको मिरर फार्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से आएगा? तो मिरर फार्मूला से आएगा। 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u होता है, जहाँ पर f होता है फोकल लेंथ होता है, v इमेज का डिस्टेंस होता है, और u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी का फोकल कितना होगा, यानी कि उसका आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसकी परिभाषा भी आपको याद करना है। m इक्वल टू होता है माइनस का v/u होता है मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको तैयारी को कंटिन्यू करना है।
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना है चैनल को। बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो आते हैं तो उनके आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करना है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना है और एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी के लिए कई सारे जो क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटिटिव है। तो आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लेना है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन एंड लेंसेस के बारे में है, अपवर्तन और लेंस के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर अपवर्तन क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद रखना भी ज़रूरी है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आपको आसानी से करने आना चाहिए। यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखना पड़ेगा कि सघन माध्यम क्या होता है, रेयर मीडियम एंड द डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम यानी कि जहाँ पर घनत्व कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं और जहाँ पर घनत्व अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम पर प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है और उसका जो निर्गत होता है वो अभिलंब से दूर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन कर आते हैं, अपवर्तन के नियम को लिखिए। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो अपवर्तन के नियम भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है। तो इसे क्या कहते हैं, आपका स्नेल का नियम कहते हैं। तो अपवर्तन से आपका डेली लाइफ एग्जाम्पल भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद गोली लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पर जो लेंसों की भी तुलना करने के लिए भी दिया जा सकता है क्वेश्चन। उत्तल लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, थिकर एट द सेंटर, बीच में मोटा होता है, ये याद रखोगे। पहचानने की बात करेंगे तो यहाँ पर बीच में मोटा होता है। कॉन्केव लेंस की बात करें तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, थिनर एट द सेंटर, बीच में क्या होता है, ये पतला होता है। तो ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है। आपको पहले मैंने बताया था मिरर फार्मूला, अब बताता हूँ आपको लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। f फोकल लेंथ होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। पावर ऑफ लेंस, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है P, पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f होता है, इन द मीटर में होता है। तो आपको सेंटीमीटर में दिया गया है तो क्वेश्चन को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप फोकल लेंथ या तो लेंस ऑफ द पावर को कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसकी यूनिट जरूर याद रखेंगे, पेपर के लिए आपको छोड़ना नहीं है, वो है डायऑप्टर। इसकी यूनिट होती है डायऑप्टर होती है। तो इनको आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी पढ़ना है, क्रांतिक कोण के बारे में भी पढ़ना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो सघन माध्यम में आपतित प्रकाश के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो तो वो क्रांतिक कोण कहलाता है, 90 अंश से अधिक हो तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्तें होती है वो भी आपको याद रखना है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम पर प्रवेश करना चाहिए, यानी कि डेंसर टू द रेयर मीडियम पर, और एंगल ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल ऑफ द एंगल पर होना चाहिए। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स है, और यहाँ पर से आपके रीजनिंग क्वेश्चन 2 से 3 रीजनिंग क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। तारा टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, वाई आर द स्टार ऑफ द टिंकलिंग, ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
हीरा चमकता क्यों है, ये कारण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है पेपर के लिए। मरीचिका भ्रम क्यों होता है, मिरेज इज अ इवोल्यूशन, ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप कर लेना है। फिर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी आपका कुछ कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग बेसिस क्वेश्चन या तो एप्लीकेशन ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफिक कैमरा क्या होता है, इसकी उपयोगिता को बताइए। तो यहाँ पर फोटोग्राफिक कैमरा की बात करें तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस होता है टू फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द फिल्म सेंसर। ये आपको पॉइंट याद रखना है, चाहे आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट आपको लिखने आ जाए। फिर बात करेंगे आपके माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। सूक्ष्मदर्शी यूज्ड टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट, यानी कि छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। यहाँ पर टू कॉन्वेक्स लेंसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है, जिसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है विदृश्यक लेंस होता है और दूसरा क्या होता है आपका नेत्रिका लेंस होता है, आईपीस लेंस होता है। इस तरीके से माइक्रोस्कोप के बारे में आपको लिखने के लिए अगर आ जाए, एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद बात करेंगे आपके टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप में क्या पूछा जा सकता है, यूज्ड सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्टार प्लैनेट, यानी कि यहाँ पर दूर की चीज़ों को देखने के लिए, यानी कि तारों को देखने के लिए, ग्रह को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। टू कॉन्वेक्स लेंस, लार्ज ऑब्जेक्टिव एंड स्मॉल आईपीस लेंस। तो ये था कॉन्सेप्ट नोट। आपको जो नेक्स्ट में आपको इसके क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर तो हमने पूरी चीज़ों को कवर अप कर दिए। अब बारी आएगी आपकी प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन की। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान होगा। चाहे आपके क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए, उसको आप लगाने का प्रैक्टिस करें। सबसे पहली बात होती है कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब चीज़ क्लियर हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, वॉच द फुल वीडियो। थैंक यू सो मच।